हेलो एवरीवन। जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी अभी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जो आपका पुलिस अवर निरीक्षक के 150 पदों पर एक वैकेंसी आई है स्पेशल ब्रांच में। तो इसको लेकर के हम लोग इसमें डिटेल में बात करते हैं कि आखिर क्या है, क्या पैटर्न है, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, सारा चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बात करें। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये जो वैकेंसी है पहले आपका होता था क्या, पहले मतलब डिपार्टमेंटल से ही इस मतलब पोस्ट को फिल किया जाता था। लेकिन पहली बार जो आपका मतलब ये विशेष शाखा में यानी स्पेशल ब्रांच में ये पहली वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत ये निकली है। और यहाँ पर लिखा है, देखिए, गृह विभाग बिहार पटना के अधीन विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के रिक्त पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के दर पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है 9 जुलाई है, अंतिम तिथि आपकी 9 अगस्त है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वैकेंसी है ये पुलिस सब इंस्पेक्टर है, यानी कि दरोगा ही कहलाएगा ये भी। और इसका जो लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे का जॉब है। लगभग इसमें जो अभी वर्तमान के हिसाब से देखें तो अराउंड 60 के आसपास जो है सारा कुछ मिला करके इसमें आपका एक जो मतलब आपका मतलब इन हैंड सैलरी उसके आसपास बने। रिक्तियों की संख्या जो है आपकी 150 है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, उक्त पद पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है किया जाएगा और एक अभ्यर्थी एक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यहाँ पर देखिए इसके बाद ये बाकी सब जो है दिया हुआ है डिटेल, है ना। अब यहाँ पर देखो जो मेन हम लोगों को जानना है वो ये है कि इसके लिए योग्यता क्या है। योग्यता आपका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है और पुरुष और महिला दोनों के लिए ये वैकेंसी है। यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपका 1 अगस्त 2025 तक 1 अगस्त 2025 तक जो है आपका क्या हो जाना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। मतलब ये उसके पहले अगर आपका ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2025 के बाद हो रहा है तो फिर आप मतलब नहीं फिल कर सकते हैं, यानी कि 2026 में अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो आप नहीं फिल कर सकते हैं इसे। उम्र सीमा की जो गणना होगी वो 1 अगस्त 2025 जो होगा उस समय के अनुसार होगी, यानी कट ऑफ डेट जो होगा आपका 1 अगस्त 2025 होगा। और जो भी मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम कितना है, 37 वर्ष है। और जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनका न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम कितना, 40 वर्ष उम्र होना चाहिए। किस तिथि को, 1 अगस्त 2025। जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम आपका 40 वर्ष है। और SC ST के पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम कितना, 42 वर्ष है। बिहार राज्य के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। यानी कि अगर आप बिहार सरकार में हैं और अगर आप मतलब 3 वर्ष की अगर आपने सेवा पूरी कर ली है और अगर अपना मतलब ज़्यादा मतलब वेतनमान के उसमें अगर आप जाना तो आपको 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को, जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह है उनको 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, है ना। अब यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी की उम्र की गणना साफ साफ लिखा है मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अब शारीरिक मापदंड जो है यहाँ पर याद रखिएगा, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। यहाँ पर ऊंचाई है, सीना है और वजन है, उसके लिए कोई अलग से अंक आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अनारक्षित सामान्य वर्ग के जो मतलब पिछड़ा सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनके लिए जो आपका न्यूनतम है वो कितना हाइट होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो आपका ये पुरुषों के लिए है कितना होना चाहिए, न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी, 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये किसकी ऊंचाई की बात की हमने। अब जो चेस्ट है यानी सीना जो है ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। यहाँ पर जो है आपका अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो आपका बिना फुलाए कितना, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर कितना, 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए आपका 79 सेंटीमीटर और फुलाकर कितना 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पर भी मिनिमम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये अनिवार्य नहीं है, महिलाओं में ये नहीं मापी जाएगी। वजन जो है, वजन की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना क्या है, आवश्यक है। सभी जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए न्यूनतम 48 केजी होना क्या है, आपका जरूरी है। इसके बाद की बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले जानकारी की तरफ। यहां पर अब देखिए क्या कह रहा है कि एग्जाम का पैटर्न या नियुक्ति की प्रक्रिया, अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होगा। तो नियुक्ति जो प्रक्रिया है इसमें लिखित परीक्षा होगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी। पहले आपका रिटर्न होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा जो है यहाँ पर याद रखिएगा 2 चरणों में किया जाएगा, एक तो प्रारंभिक होगा और दूसरा मुख्य परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो है ये आपका वस्तुनिष्ठ होगा और एमसीक्यू टाइप का होगा। इसमें 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी 200 अंक का एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, और प्रत्येक मतलब आपके क्वेश्चन के लिए 2 मार्क निर्धारित होंगे, है ना। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपका 2 अंक जो है वो आपका दिया जाएगा, और ये परीक्षा 2 घंटे की होगी। अब यहाँ पर याद रखिएगा नेगेटिव का यहाँ पर कोई भी प्रावधान अभी तक नहीं लिखा हुआ, मतलब कि नेगेटिव अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव का प्रावधान नहीं है। कह रहा है उक्त प्रश्न पत्र में, ये जो परीक्षा है इसमें आपका अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस जो है, मतलब आपका मतलब साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब करंट अफेयर्स है, बिहार जीके है, ये सब होगा। हिंदी भाषा होगा, इसमें हिंदी भाषा का जो बेसिक 10वीं तक का ज्ञान होता है वो होगा। रीजनिंग होगा, और जो करंट अफेयर से मुद्दे से रिलेटेड प्रारंभिक प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी देखिए इसमें आपका जो कट ऑफ जो होगा वो तो होगा, लेकिन मिनिमम आपको प्रारंभिक परीक्षा में 30% अंक लाना पड़ेगा, है ना। इतना अंक लाना पड़ेगा तभी आप जो है मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे। बाकी जो कट ऑफ होगा वो तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी प्रारंभिक परीक्षा का जब रिजल्ट आएगा तो जितना रिक्ति है यानी कि जितना वैकेंसी है 150 है, इसका मैक्सिमम 10 गुना जो है रिजल्ट दिया जाएगा। 10 गुना मतलब कि 1500 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब अगर मान लीजिए क्या रहा है कि परंतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध ना होने की स्थिति में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है, मतलब कि उसे हो सकता है कि कम भी किया जा सकता है। कह रहा प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अगर मान लीजिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा होगी आगे, मतलब बहुत ज़्यादा अगर लोगों ने अप्लाई कर दिया और एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं है, तो एग्ज़ाम आपका तो मतलब अलग अलग शिफ्ट में हो सकता है ना। अब अलग अलग अगर शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर जो कट ऑफ कैसे निर्धारित किया जाएगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर और इक्वी परसेंटाइल मेथड से क्या किया जाएगा, आपका कट ऑफ का निर्धारण होगा। अब इसके बाद जो द्वितीय चरण होगा, सेकंड जो स्टेज होगा वो आपका मेंस होगा, और यहाँ पर इसमें बड़ा पैटर्न देखने को, बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर अब क्या चेंज है, द्वितीय चरण में आपका जो है मतलब मुख्य परीक्षा जो होगी, मेंस जो होगा उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, है ना। 2 प्रश्न पत्र होंगे जिसमें पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो 3 घंटे का होगा और उसमें 200 सवाल होंगे, और यहाँ पर हर सवाल के लिए एक मतलब क्या होगा, अंक निर्धारित होगा, यानी 200 प्रश्न और 200 अंक होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। यानी कि 0.25 अंक काटा जा रहा है, यानी कि 4 अगर आप सही मतलब करिएगा, है ना, और मान लीजिए कि वहां पर अगर आपने 4 गलत कर दिया, 4 गलत कर दिया तो एक आपका सही उत्तर भी क्या हो जाएगा, खत्म। यानी कि 1/4 क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा यहाँ पर। अब द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो 1 घंटे का होगा, और यहाँ पर इसका पूर्णांक 50 अंकों का होगा। ये परीक्षा का विषय और प्रकार जो है कैसे है तो बात करते हैं। यहाँ पर अब देखिए जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो जो 200 अंकों का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। उसमें आपका जो है सामान्य अध्ययन होगा, समसामयिक घटना होगा यानी जनरल स्टडी, जिसमें कि वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके बाद फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब आपका रहेगा इसमें।
और यहाँ पर ये जो मतलब दरोगा का जो लेवल होता है वही लेवल रहेगा, यानी कि 10वीं लेवल तक का यहाँ पर पूछेंगे। बाकी आपका मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, जो आपका 10वीं लेवल तक का जो दरोगा सब में जो पूछा जाता है, नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो गणित पूछा जाता है वो रहेगा आपका कितना, 40 अंक का, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 अंक, 40 क्वेश्चन 40 अंक। इसके बाद रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी यानी जो रीजनिंग होता है वो 40 क्वेश्चन और 40 अंक रहेगा। अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर 20 क्वेश्चन और 20 अंक। हिंदी भाषा का भी 20 क्वेश्चन और क्या रहेगा, 20 अंक रहेगा। ये सब आपका 10वीं लेवल तक का रहेगा मान लीजिए। अब यहाँ पर फिर इसमें है बिहार के सामान्य ज्ञान, इसका ठीक ठाक वेटेज है। देखो बिहार का जो सामान्य ज्ञान है ये आपका 30 क्वेश्चन और 30 अंक रहेगा, यानी कि बिहार के सामान्य ज्ञान का एक ठीक ठाक यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पर फिर से बताया गया है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी कि पहला पेपर जो है ये पूरा, ये आपका जो पेपर 1 है ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा, एमसीक्यू टाइप ही होगा, है ना। पहला जो पेपर होगा आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ही होगा और एमसीक्यू टाइप ही होगा यहाँ पर। और एक गलत उत्तर के लिए पहले पेपर में आपका 1/4 नेगेटिव है, यहाँ पर मेंस के अंदर जो पहला पेपर है उसमें 1/4 नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर द्वितीय पेपर है तो इसमें क्या है, आपका ऐसे है। पहले तो क्या है, आपका हिंदी निबंध होगा, हिंदी का ऐसे होगा 15 नंबर का, और अंग्रेजी का ऐसे होगा 15 नंबर का। अंग्रेजी संक्षेपण यानी कि आपका इंग्लिश प्रिसाइज राइटिंग जो ये आपका 10 अंक का होगा। और हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन आपका कितना होगा, 10 अंक का होगा। यानी कि यहाँ पर तो नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जब ऐसे और ये है तो यहाँ पर नेगेटिव का कोई प्रावधान ही नहीं है। ये 1 घंटे का होगा और इसमें कितना नंबर मिलेगा, 50 अंक मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी और एक प्रति अभ्यर्थियों को दी जाएगी। यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र की जो उत्तर पुस्तिका है यानी जो आपको ओएमआर दिया जाएगा उसमें 2 कॉपी रहेगा, एक आयोग रख लेगा और एक आपको दे दिया जाएगा। दोनों पत्रों में कम से कम 30% यानी कि इसमें भी यहाँ पर मेंस के अंदर याद रखिएगा जो आपका ये है, इसमें आपका दोनों में ही मतलब कि ये जो पहला पेपर है मेंस में उसमें और दूसरा पेपर है, यानी कि पहले पेपर में आपका 200 मार्क्स का है तो मिनिमम आपको 60 नंबर लाना ही पड़ेगा, तभी आप पास माने जाएंगे, मिनिमम है वो। और यहाँ पर भी आपका 50 अंक है तो 15 नंबर कम से कम लाना होगा आपको, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है मिनिमम इतना प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना, यानी कि अब यहाँ पर जब मेंस आप दे दीजिएगा तो मेंस में जो 150 है वैकेंसी है उसका 3 गुना, यानी कि मेंस के बाद जो रिजल्ट होगा उसमें 450 बच्चों का क्या होगा, मेंस में आपका रिजल्ट होगा। और उन्हें फिर क्या भेज मतलब किसके लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा है तो अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की अगर पर्याप्त संख्या नहीं है तो ये कम भी किया जा सकता है। इसके बाद अब आपका होगा थर्ड स्टेज में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीना और वजन से संबंधित मापदंड की जांच के लिए ये पूरा दे दिया गया है, तो उसके आधार से आप क्या होगा आपका मतलब फिजिकल होगा। अब मेधा सूची जो फाइनल मेरिट बनेगा कैसे, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। यानी कि प्रीलिम्स का जो है उसके आधार पर आपका याद रखिए प्रीलिम्स के नंबर का कोई मतलब नहीं होगा। मेंस की परीक्षा जो होगी उसमें दोनों ही पेपर का जो अंक होगा उसके आधार पर फाइनल मेरिट बनेगा। कह रहा है लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दिशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथि की वरीयता के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। यानी कि जब मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट का बराबर नंबर आ जाता है तो जिसका उम्र ज़्यादा होगा, है ना, जिसका मतलब डेट ऑफ बर्थ पहले का होगा उसको यहाँ पर वरीयता दिया जाएगा, उसका मतलब जो है लिस्ट में मतलब उनको सेलेक्ट किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने और अगर बर्थ डेट भी समान है तो 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनके स्थान का निर्धारण फिर उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, है ना। जो ज़्यादा योग्यता वाला होगा उसको क्रम में ऊपर रखेंगे। इसके बावजूद भी यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि वाले हों तथा शैक्षणिक योग्यता भी समान है तो फिर क्या होगा, उनके 10वीं बोर्ड परीक्षा के प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के हिंदी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित होगी। यानी हिंदी का जो वर्णमाला है उसके आधार जिसका नाम वो हिंदी वर्णमाला में पहले अक्षर से उसको पहले वरीयता दी जाएगी।
अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकार विशेष शाखा फिर स्पेशल ब्रांच को जो है आपका भेज दिया जाएगा। वहां पर जो पदस्थापित पुलिस उप महानिरीक्षक है उसको नियुक्ति के लिए भेज दिया जाएगा। पूरा जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं 150 उनका नाम भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर रिक्तियों की जो संख्या है कोटिवार देखिए, गैर आरक्षित वर्ग का 60 है जिसमें महिलाओं के लिए 21 आरक्षित है। ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है जिसमें कि महिलाओं के लिए 5 आरक्षित है। ईबीसी के लिए 27 है जिसमें उसमें 9 आरक्षित है महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 24 है, महिलाओं के लिए 8 आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग के लिए 18, महिलाओं के लिए उसमें 6 आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 4 है। अनुसूचित जनजाति की मतलब जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए यहाँ पर 2 सीट। और वहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी के लिए उसमें आपका 3 सीट जो है क्या है रिजर्व है। अब आरक्षण जो भी बिहार का जो भी आरक्षण का नियम है उसी आरक्षण के नियम के अनुसार आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए जो प्रावधान है आरक्षण का, ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर जो सबसे मेन प्रश्न उठता है कि जो किसको मिलेगा, तो याद रखिएगा जो बिहार राज्य की जो मतलब लिखा है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, इसके तहत प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित और गैर आरक्षित वर्गों के लिए 97% पदों के विरुद्ध 35% प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, वो जो लिखा हुआ है आपका। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर है कि दिनांक 9/7/2025 के द्वारा 35% क्षैतिज आरक्षण बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमानी होगा। यानी बिहार राज्य की जो मूल निवासी हैं उन्हीं को ये क्या होगा आरक्षण का लाभ मिलेगा, है ना। अब इसके आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जो है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना के इतना के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर अगले पॉइंट पर हम लोग चलें तो जो कट ऑफ तिथि है, और एक चीज ये भी याद रखिएगा किसी भी प्रकार के आरक्षण महिलाओं के 35% आरक्षण सहित का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमान्य होगा। ये चीज भी आप याद रखेंगे, बार बार यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कट ऑफ तिथि जो है सभी अभ्यर्थियों का जो है 1 अगस्त 2025, इससे एज का आपका गणना होगा। ठीक है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट वगैरह जो होता है आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा फाइनली, है ना। यहाँ पर देखिए नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा जिसमें कि दृष्टिबोध, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट फुट और नॉकिंग नी आदि की जांच चिकित्सकीय जांच में की जाएगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। हकलाना या तुतलाना जैसी त्रुटि अभ्यर्थियों को चुनाव के लिए अपात्र बना देगी। अगर कोई हकला रहा है, तुतला रहा है तो उसको मतलब क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य कर दिया जाएगा। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा। मान लीजिए अगर आपके खिलाफ किसी कोर्ट में कोई केस पेंडिंग चल रहा है, किसी में सुनवाई चल रही है, या फिर अगर आपको किसी केस में दोष सिद्ध घोषित किया जाया गया है तो उसमें क्या होगा, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बाकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है आप बिहार जो bpsscbihar.bihar.gov.in पर इस पर जाएंगे। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी सारा डिटेल वगैरह फिल करके, है ना, आपका जो भी ऑनलाइन फी वगैरह है उसको पे करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बाकी सभी जो वर्ग है कोटि की पुरुष महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पता है 100 रुपये है ना। ये आप कैसे कर सकते हैं, जो मतलब अभ्यर्थियों से इस राशि 100 रुपये के अलावा और कोई रुपया आपसे कोई भी मतलब वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड प्रयोग करने पर बैंक चार्जेस जो भी हैं वो सब आपको देना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा कि देश में प्रचलित जो देश के अंदर ये सब है मतलब कार्ड है वही लागू होगा। यहाँ पर आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश जो है यहाँ पर आपका दिया गया है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। ये सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं खास। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका 9/2026, उस पर जाकर के क्लिक करिएगा और वहीं पर जाकर के आप आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भुगतान करने से पहले एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहना चाहिए, है ना, जो आपके नाम से पंजीकृत हो यथासंभव, है ना, और उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना क्या है आपका अनिवार्य है। बाकी ये सब जैसे फॉर्म फिल होता है दरोगा सबका, वैसे ही आपका इसका भी फॉर्म फिल होगा। ऑनलाइन आवेदन 2 भागों में भरा जाएगा। प्रथम भाग में आपका सारा ये डिटेल रहेगा, है ना, और जो
सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद पंजीकरण नंबर पासवर्ड से लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन के द्वितीय भाग में वांछित सूचनाएं ये सब देना होगा, फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करना होगा, ठीक है। तो आपको डिक्लेरेशन पर क्या करना पड़ेगा, सहमति देना पड़ेगा। और जो आपका रंग फोटो जो होना चाहिए रंगीन होना चाहिए, 2 माह के अंदर खिंचा हुआ होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद होना चाहिए। ये सब चीज़ ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कई बार क्या होता है ना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आपका जो फोटोग्राफ है रंगीन हो, 2 माह के अंदर खिंचा हुआ हो, और बैकग्राउंड जो है सफ़ेद हो, 15 से 25 केबी के बीच का हो, जेपीजी जेपीईजी जीआईएफ फॉर्मेट में हो, और दूसरा हस्ताक्षर जो हिंदी और अंग्रेजी में काली अथवा नीली स्याही से अलग अलग 15 से 25 केबी के बीच का हो, इसका भी फॉर्मेट आपका ये होना चाहिए। और साइन भी आपका सफ़ेद बैकग्राउंड पर हो। ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड आपको करना होगा, ठीक है। तो ये निर्देश अच्छे से आप देख लेंगे। इसके बाद गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन को रद्द कर नया आवेदन भरने की प्रक्रिया। यदि आवेदक को लगता है कि आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया है, तो अंतिम रूप से सबमिट हो गया, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो आवेदक जो है रद्दीकरण का उपयोग कर आवेदन रद्द कर सकता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि फॉर्म आपने फिल किया और गलत आपसे फॉर्म फिल हो गया, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी क्या है कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपका 100 रुपया लगेगा वो आपका पैसा वापस नहीं होगा। साफ साफ लिखा है, नए आवेदन के लिए आपको पुनः से क्या करना होगा, शुल्क पे करना होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है इसका यहाँ पर दिया हुआ है। आप ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित है 9 अगस्त जो है वो आपका निर्धारित है। इसमें कोई एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा। और इसके बाद रद्दीकरण का दिया हुआ है किस किस कंडीशन में आपका रद्द हो सकता है ना। ये इसको देख लीजिएगा किस किस कंडीशन में आपका जो मतलब है वो रद्द हो सकता है। तो अगर आप मान लीजिए प्रथम भाग फिल कर देते हैं, फाइनल सबमिट नहीं करते हैं, फोटो या हस्ताक्षर आपने अपलोड नहीं किया या गलत तरीके से अपलोड कर दिया है ना, ऑनलाइन भुगतान नहीं किया है ना, आवेदन में आपने गलत सूचना दे दिया है, आरक्षण कोटि भरते समय आपने मतलब क्या कहते हैं गलत आरक्षण कोटि भर दिया, या फिर अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाले के द्वारा कोई आरक्षण कोटि का दावा कर दिया गया है ना, सूचनाओं में दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया गया, जन्म तिथि अगर आप गलत अंकित कर देते हैं, जेंडर अपना आप गलत अंकित कर देते हैं, इन सब आधार पर आपका जो कैंडिडेचर है वो क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों ये जो है पूरा आपका क्या है, यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया पूरा होने में सामान्यतः 6 माह का समय लग सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वो तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। यानी कि टोटल आपका इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बोला जा रहा है कि 6 महीने का समय लग सकता है। तो दोस्तों जिन भी बच्चों को लगता है कि उनको इसका मतलब फॉर्म फिल करना चाहिए, देखिए नॉर्मल ग्रेजुएशन जो है ये इसका एक तो मतलब क्या है एलिजिबिलिटी है। बाकी जो पैटर्न होगा बिल्कुल मतलब जो एग्जाम मतलब क्वेश्चन का लेवल होगा, पैटर्न तो आपको पूरा डिटेल में बता दिया, क्वेश्चन का लेवल जो दरोगा का होता है उसी लेवल का होगा, है ना। बाकी एनसीईआरटी जो है उसी को आपको बेस मानना है, खास करके जीके जीएस के लिए, है ना। तो जिन भी बच्चों को लगता है तो जैसे फॉर्म मतलब फिल होना स्टार्ट होता है आप लोग इसे ज़रूर फिल करेंगे। बाकी किसी तरह का प्रश्न होगा, किसी तरह का सवाल होगा, आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे, है ना। जो भी है आपको उससे रिलेटेड मतलब सूचना मतलब जो भी है आपको मतलब उसमें जवाब दिया जाएगा आपका, है ना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू।